हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यानी प्रिज्म का प्रयोग किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामर वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो उसके लिए दोस्तों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से एग्जामर आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना चाहिए ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है तो इसकी परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं बता दूं, ध्यान सुने। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम जिसके अंदर प्रकाश पार हो सके। ठीक है, तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखो, ए बी सी एक प्रिज्म है। ठीक है, अब देखो जो ए है होता है ना, ये वाला ए होता है बच्चों प्रिज्म का कोण। ठीक है, और देखो ये ए से लेकर बी तक ये जो पृष्ठ आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और एक बच्चे ए से लेकर सी तक ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। यानी प्रिज्म के बच्चे दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ए बी और ए सी। और ये जो आप बी सी देख पा रहे हो नीचे, इसको बोलते हैं हम प्रिज्म की कोर। इसको क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। यानी ए बी और ए सी दोनों प्रिज्म के क्या अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, और बी सी क्या बच्चे प्रिज्म की कोर है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म क्या होता है तो आपको बताना है प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी समान माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। तो वो समतल पृष्ठ कौन कौन से हैं, एक तो ए बी है और एक ए सी है। समझ में आ रहा है। तो परिभाषा में बच्चों आपको इतना ही बताना होगा। ठीक है, अच्छा आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रिज्म आपने टॉपिक तैयार किया है तो ये प्रिज्म किस पदार्थ का बना होता है। तो ठीक है, तो आपको बताना होगा प्रिज्म जो होता है बच्चों कांच का बना होता है। कांच का बना होता है बच्चों, कांच का बना होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म किस पदार्थ का बना होता है तो आप बताएंगे प्रिज्म कांच का बना होता है। ठीक है, अच्छा आगे हम बच्चे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान, विचलन कोण का सूत्र बताइए। ठीक है, ये जो विचलन कोण होता है डेल्टा एम, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पतले प्रिज्म के लिए। देखो, पतले प्रिज्म का मतलब होता है जब ये जो ए होता है ना, यानी जो प्रिज्म का जो कोण होता है ये ए होता है, ये या तो होगा 5 डिग्री। ठीक है, या फिर होगा बच्चे इससे भी कम होगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो पतले प्रिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्रिज्म का कोण होता है जो ए होता है ना, इसकी वैल्यू 5 डिग्री या फिर इससे भी कम होती है। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपसे पूछा है कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र बताइए। तो देखिए, विचलन कोण का सूत्र होता है पतले प्रिज्म के लिए, याद रखें। देखिए मैं लेकर दिखा रहा हूँ, डेल्टा एम बराबर होता है बच्चों आपका, ब्रैकेट होती है म्यू माइनस 1 होता है, जहाँ म्यू है बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और ये है बच्चों ए। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र क्या होता है तो डेल्टा एम, जब डेल्टा एम क्या बच्चों विचलन कोण है। ठीक है, और ये म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ म्यू क्या बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद रखेंगे, पतले प्रिज्म का मतलब होता है कि प्रिज्म का कोण यानी ए की जो वैल्यू हो 5 डिग्री या फिर उससे भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 4 समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बताइए। ठीक है, ये जो आपने भी अपवर्तनांक के बारे में हमने बात करी। ठीक है, ये जो म्यू वहाँ पर आ रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र बताना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुने। इसका सूत्र होता है बच्चों, अपवर्तनांक को लिखते हैं बच्चों म्यू से। म्यू बराबर होता है बच्चों आपका, ध्यान सुनेंगे देखिए पूरी बात आपको समझ में आएगी बच्चों, कि होता है साइन, ठीक है, डेल्टा एम प्लस ए। ठीक है, और इन दोनों के बटे में होता है 2। ये देखिए समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। और आज साथ में होता है साइन a/2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो क्या देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला ये होता है, देखिए म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 और अपॉन साइन a/2। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों क्या पूछा सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप ये जरूर याद करें। देखो, ये मैं आपसे फिर से बताता हूँ कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आपसे जरूर पूछा जाएगा और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को बच्चों अच्छे से याद कर लें। ठीक है, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बच्चों आपको याद करने। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा सकता है।
पर अपवर्तनांक क्या होता है, ये जो म्यू यहाँ पे आ रहा है, इस म्यू के बारे में बात करें कि अपवर्तनांक होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब म्यू को लिखते हैं, जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं म्यू से, ठीक है। तो देखो म्यू बराबर होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। देखो देखो ये होता है निर्वात या वायु प्रकाश की चाल यानी सी, या फिर किसी माध्यम प्रकाश की चाल यानी बी। इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, इसी इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए अपवर्तनांक की परिभाषा। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी तथा किसी माध्यम जैसे कांच हो सकता है, जल हो सकता है, ठीक है। तो किसी माध्यम प्रकाश की चाल बी के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं देखो डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूं, यहाँ पे समझिए। देखिए तो देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लो ये वायु है, यहाँ पे क्या है, वायु है। तो वायु जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों वो सी से लिखी जाती है, ठीक है। अब ये क्या का बना हुआ है, ये कांच का बना हुआ है, तो इसमें देखो प्रकाश चल रहा है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, प्रकाश के कारण ये जा रही है, ठीक है। पर यहाँ थोड़ी विचलित हो गई है, तो ये क्या प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो ये प्रकाश की चाल इस कांच में जो चल रही है, इसको बच्चों हम कांच लिखते हैं बी से लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए मैंने वही यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल सी तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल वी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु, ठीक है। देखो निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात बच्चों ऐसी जगह होती है जहाँ वायु भी नहीं होती है, ठीक है। निर्वात ऐसी जगह होती है जहाँ वायु भी नहीं होती है, और ये निर्वात कहाँ है, अंतरिक्ष में है इस टाइम निर्वात, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है। तो देखो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देखो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को बच्चों हम सी से लिखते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 8 मीटर पर सेकंड होती है। इस वैल्यू को बच्चों याद रखें। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखिए कांच, जल तथा वायु, यहाँ देखो 3 माध्यम दे दिए, कांच, जल तथा वायु में किसकी चाल, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर हम बात करें कांच की, जल की और वायु की, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात, और वह कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बाकी हम बात करें जल और कांच के लिए, ठीक है, तो इन दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वायु की अपेक्षा कम होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे। देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, जो कांच होता है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कांच के लिए म्यू का मान कितना होता है। तो कांच के लिए बच्चों म्यू का जो मान होता है मैं आपको बता दूं, म्यू बराबर होता है बच्चों आपका 1.5, कितना होता है बच्चों, 1.5 होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि जो प्रिज्म होता है वो कांच का बना होता है, तो कांच के लिए जो म्यू का मान होता है, अपवर्तनांक का मान कितना होता है बच्चों, 1.5 होता है, ठीक है। अगला बच्चों हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पर है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल के लिए देखिए, जल के लिए म्यू का मान जो होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये होता है 1.33, कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अच्छा आगे हम बच्चों बात करेंगे वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक कितना होता है। देखो तीनों के लिए बता रहा हूँ मैं, जल के लिए भी, कांच के लिए भी और आपको वायु के लिए भी, ठीक है। तो आपसे पूछा है वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इसके लिए लगभग 1 होती है, लगभग कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ पे एक और आपको बताता चलूँ कि जिस माध्यम के लिए म्यू का मान सबसे कम होगा, जिस माध्यम के लिए म्यू का मान सबसे कम होगा, तो यहाँ पे तीनों में म्यू का मान सबसे कम किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे देखिए पूरा देखिए, इन तीनों माध्यम में सबसे कम है, म्यू का मान कहाँ सबसे कम है, वायु के लिए सबसे कम है, ये निर्वात के लिए सबसे कम है। तो इसी माध्यम प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। और जिस माध्यम के लिए म्यू का मान ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। यही रीज़न होता है कि तीनों की अगर हम कंपेयर करें तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। ये जो आपसे सवाल पूछा था अभी मैंने यहाँ पे देखिए, कांच, जल तथा वायु में, तो सबसे वायु के लिए अपवर्तनांक होता है 1, समझ में आ रहा, और कांच के लिए कितना होता है बच्चों आपका 1.5, यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला है 1.5, ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस माध्यम के लिए म्यू का मान सबसे कम होगा, तो वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। अगर इसी बात को मैं उल्टा बोलूँ कि जिस माध्यम के लिए म्यू का मान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, ठीक है।
चलिए मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन अब क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन देखिए आप स्क्रीन में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए ये जो आपका प्रिज्म है ना, ये इसमें अपवर्तन ही हो रहा है। देखो ये कोई प्रकाश किरण है, ये जा रही है, ठीक है, टकरा कर इधर हो गई, तो ये थोड़ा क्या हो गई, विचलित हो गई, क्या हो गई, विचलित हो गई। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो आपसे आप पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो बताएंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, उस घटना को हम बच्चे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, जैसे समतल दर्पण पर पड़ती है, तो वो उस तल से टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ही समतल दर्पण है, यहाँ पे ही पीछे लेप लगा हुआ, पॉलिश हुआ है, ठीक है, ये वही शीशा है जिसके अंदर हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है, ठीक, टकराई, ये आने वाली किरण तो आपतित किरण है, अभी टकराकर मान लीजिए इधर चली गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, ये हो गई परावर्तित किरण। तो ये जो घटना बच्चे, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आकर पड़ती है तो टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो चलिए देखो बच्चों हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जो भी मैं आपको बता रहा था ना, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये होती है, या लिख देता हूँ, देखिए इसको बी से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समझ में आ रहा है। देखो निर्वातीय वायु के लिए पूछा जाए तो कितने होते हैं, निर्वातीय वायु प्रकाश की चाल कितनी होती है, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, इस बात को समझिए। निर्वातीय वायु प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर कांच के लिए आपसे पूछ लिया जाए तो कांच के लिए कितनी होती है बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, तो ये कम है। समझ में आ रहा है। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस बात को याद रखेंगे, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और निर्वातीय वायु के लिए तो आप जानते ही हैं, उसको सी से लिखते हैं, और सी का वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल, तो ये मैंने ऊपर लिख दी कांच में प्रकाश की चाल, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है, अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रिज्म, हम नॉर्मल से एक प्रिज्म बनाएं, ठीक है, मान लीजिए हम ये प्रिज्म बना लेते हैं, ठीक है, ये कांच का बना होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये हो जाके यहाँ पर आपतित हो गई, यहाँ पे पड़ गया। अब ये 7 रंगों में बढ़ जाएगी, कितने रंगों में बढ़ जाएगी, 7 रंगों में बढ़ जाएगी, 7 रंगों में, जिसे आपने बिबिग्योर में याद करा होगा, बिबिग्योर शब्द जो आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक आध और ले लीजिए यहीं पे कहीं, है ना, चलो मान लीजिए हम एक नीचे कर देते हैं, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं बच्चे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये कलर जो है आगे निकल जाते हैं इस टाइप से। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। और सबसे ऊपर जो होता है बच्चा आपका रेड कलर होता है, और सबसे नीचे बच्चा आपका बैंगनी कलर होता है, जिसको हम वायलेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो आपसे बताना कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, ठीक है, तो वह अपने अभी 7 रंगों में बढ़ जाती है, अपने अभी 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों प्रिज्म के प्रयोग से बच्चों आप लोगों से वाइवा में यही सवाल आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, इनके आंसर भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा आपने ध्यान से देखा तो आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि इस टॉपिक से आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।